प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय त्रिभुज। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे आज और साथ ही उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी का अध्याय नागार्जुन। हम इस अध्याय का पहला तथा दूसरा भाग देखेंगे आज। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता। हम इस अध्याय का 9वां भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही 12वीं कक्षा में हम फिर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम इस चैप्टर का 6ठा तथा 7वां भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी 7। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज चैप्टर का पार्ट 1 यानी कि पहली वीडियो आपने देख लिया होगा। ये है पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछली वीडियो में भी किया था। चलिए एक बार जान लेते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए किन किन प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इन दोनों प्रतिबंधों का संतुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है किसी दो त्रिभुज के समरूपता के लिए। चलिए एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1 जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको आप इजीली अपने एग्जाम में कर पाएं। इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं तथा थेल्स प्रमेय कहते हैं और शॉर्ट में हम इसको बीपीटी भी कहते हैं। थ्योरम क्या कहता है यानी कि प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। हम किसी भी प्रमेय को उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही सिद्ध करते हैं। तो पहला स्टेप होता है दिया है। हमें प्रमेय के स्टेटमेंट में क्या चीज दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज का नाम हम चाहे कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज ABC लिया है। इसके अलावा और क्या लिखा है इसमें कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक समांतर रेखा, यानी एक हम रेखा खींचते हैं जो भुजा BC के समांतर। तो ये हमने एक रेखा खींची। अब क्या है, ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जो अन्य दो भुजा BC के अलावा और कौन सी दो भुजाएं हैं, AB और AC। तो ये अन्य दो भुजाओं AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो ये होता है प्रमेय का दूसरा स्टेप। हमें सिद्ध करना है कि ये जो DE रेखा हमने समांतर रेखा BC के खींचा है, ये AB को और AC को किस अनुपात में विभाजित करती है, और ये अनुपात बराबर, यानी कि AD बटे में DB बराबर होगा
AE बटे में EC के। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें किसी रचना की आवश्यकता है। अगर रचना की आवश्यकता नहीं है तो हम ये स्टेप को स्किप कर देते हैं। अगर रचना की आवश्यकता है तो हम इसकी रचना करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने रचना करना है। रचना क्या करेंगे, हम B और E को मिलाएंगे तथा C और D को मिलाएंगे। साथ ही हम एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी एक लंब खींचेंगे हम AC रेखा पर और EN लंब खींचेंगे हम AB रेखा पर। तो ये है रचना। इसके बाद हम आएंगे इसको सिद्ध करने पर। सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुने में इसका आधार क्या है AD गुने में ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या है EN। इसको हम देंगे समीकरण 1 नाम। इसी के साथ दूसरा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने में त्रिभुज BDE का आधार जो क्या है BD गुने में त्रिभुज BDE का ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है इसकी EN। इसको देंगे हम समीकरण 2 नाम। इसी प्रकार हम बाकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुने में AD गुने में DM। इसको हम देते हैं समीकरण 3 नाम। इसी प्रकार त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में EC गुने में DM। इसको देंगे हम समीकरण 4 नाम, और इन चारों समीकरण का हम प्रयोग करेंगे आगे। अब 1 और 2 समीकरण से हमें प्राप्त होता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने में AD गुने में EN बटे में 1/2 गुने में BD गुने में EN। अब ध्यान से देखिए इसको, अंश में तथा हर में 1/2 समान है तो ये कट जाएंगे आपस में। इसी प्रकार EN भी समान है तो EN भी कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, AD बटे में BD। तो ये बराबर हो जाएगा AD बटे BD के। इसको नाम देते हैं समीकरण 5। अब 3 और 4 से हमें प्राप्त होता है एरिया ऑफ ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने में AE गुने में DA बटे में 1/2 गुने में EC गुने में DM। अब फिर से आप देखिए कि यहाँ पर भी अंश और हर में कुछ चीजें समान है, यानी 1/2 और 1/2 कट जाएंगे आपस में। इसी प्रकार DM भी अंश में है और DM हर में भी है तो ये भी आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा AE बटे में EC, तो ये बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, और इसको देते हैं हम समीकरण 6 नाम। अब क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने त्रिभुज हैं, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने 9th क्लास में एक प्रमेय किया था जिसके अनुसार इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के बराबर है। इसको हम देते हैं समीकरण 7। अब समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 7 को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमें ये दिखता है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर है समीकरण 7 से, तथा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE तो आपस में वैसे ही बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका अर्थ ये है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। तो इसीलिए समीकरण 5, 6 और 7 से हमें प्राप्त होता है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। तो यही समय सिद्ध करना था इस प्रमेय में। चलिए आगे हम एक उदाहरण करते हैं जिसमें हम अभी किए हुए प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
उदाहरण है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC के। हल देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE रेखा समांतर है BC के। तो हमें इस प्रश्न में दिया है DE समांतर BC के, अतः AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। प्रमेय 1 से जो प्रमेय हमने अभी किया है, अब हम इसको अगर बिल्कुल उल्टा कर दें यानी व्युत्क्रम करें इसका, तो हमें प्राप्त होगा DB बटे AD बराबर में EC बटे AB। अब अगर हम दोनों तरफ 1 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा DB बटे AD जमा 1 बराबर EC बटे AE जमा 1। जोड़ने पर क्या आएगा, DB जमा AD बटे में AD बराबर EC जमा AE बटे में AE, और जोड़ने पर आएगा AB बटे में AD बराबर EC बटे में AE। और इसको अगर हम फिर से व्युत्क्रम करें तो ये आ जाएगा AD बटे AB बराबर में AE बटे AC, और यही हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि प्रमेय के अनुसार तो हमारे पास AD बटे DB आता, बट हमें सिद्ध क्या करना था, AD बटे AB, यानी पूरी रेखा सिद्ध करनी थी हमें उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हम उसका व्युत्क्रम करके 1 जोड़ देते हैं और फिर उसका दोबारा से व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा त्रिभुजों की समरूपता, जिसमें हमने थेल्स प्रमेय किया यानी प्रमेय 6.1। अगली वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां देखेंगे। इस तरीके से त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां होती थी, इसी प्रकार हम समरूपता के लिए भी कुछ कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो देखने से पहले आप लोग सर्वांग समता की जो कसौटियां थी उसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, ताकि आपको समरूपता की कसौटियां आसानी से समझ में आए। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग NCERT किताब के क्वेश्चंस को हल करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि नागार्जुन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये कवि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के एक महत्वपूर्ण कवि भी हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले नागार्जुन के बारे में जानेंगे कि वे कौन थे और उनका जीवन कैसा था। साथ ही हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित उनकी कविताओं का अध्ययन भी करेंगे, उनकी कविताओं का परिचय भी प्राप्त करेंगे और उनकी कविताओं का पाठ भी करेंगे यानी काव्य पाठ भी करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध छायावादोत्तर कवि नागार्जुन। अब विद्यार्थियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि यह छायावादोत्तर क्या होता है। हम सभी तो छायावाद के बारे में जानते हैं और वे कवि जिन्होंने छायावाद के बाद कविताएं लिखनी शुरू की वे छायावादोत्तर कवि कहलाए। और उन कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि थे नागार्जुन। नागार्जुन के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे हमेशा घूमने के लिए उत्साही रहते थे और वे देश विदेश की यात्राओं पर जाया करते थे। उनका यह स्वभाव उनकी रचनाओं को एक विशेष तत्व प्रदान करता है, एक विशेष शैली प्रदान करता है। उनकी रचनाओं में युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनके रचनाओं की जानकारी आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में भी मिल जाएगी।
इन्होंने छंद मुक्त विधा में कविता लिखी, यानी इन्होंने किसी भी छंद के नियम का पालन नहीं किया और साथ ही सरल शब्दों का चयन करते हुए कविताएं लिखी, जिससे इनकी कविता बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर बन गई। आइए विद्यार्थियों, अब हम अपनी पाठ्यपुस्तक में संकलित इनकी कविताओं को देखते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक में नागार्जुन की 2 कविताएं हैं। पहली है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। आइए विद्यार्थियों, एक एक करके हम इन कविताओं का विषय जानते हैं और इन कविताओं को पढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है एक नौनिहाल बच्चे का। ये नवजात शिशु जिसके मुंह में अभी अभी दांत आना शुरू हुए हैं, इस प्यारी सी मुस्कान को कहते हैं दंतुरित मुस्कान, जो कि नागार्जुन की कविता का विषय भी है। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धुली धुसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमार। कितनी मधुर कविता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगली कविता पढ़ते हैं। अगली कविता है फसल। फसल क्या है, फसल किस प्रकार उगाई जाती है और साहित्य में फसल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यह कविता। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखिए विद्यार्थियों, कितनी ही स्वाभाविक और कितनी ही अच्छी कविता है नागार्जुन की यह कविता। आइए विद्यार्थियों, जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जाना कि नागार्जुन कौन थे। इसके बाद हमने उनकी एक बहुत ही हृदय को छू लेने वाली कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ी और उसका विषय जाना। फिर हमने फसल कविता का विषय जाना और उसका पाठ किया। विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर कुछ प्रश्न लिखा हुआ देख रहे होंगे। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पे लिख लें और घर जाकर एक अनुच्छेद में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। इससे पहले आप इन कविताओं को पढ़ना ना भूलें। अगली वीडियो को देखने के लिए आप अगली कविता पढ़कर आएं, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पृष्ठ संख्या 39 पर अंकित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नागार्जुन के पाठ का अगला अंश पढ़ने वाले हैं।
तो जानते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले कविता का प्रसंग जानेंगे। कौन सी कविता? वे कविता है यह दंतुरित मुस्कान, और उसी की हम व्याख्या भी आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देर किए शुरू करते हैं। इस कविता में जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब बच्चों के नए नए दांत आते हैं और वो उन दांतों के साथ मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान कितनी छविमान लगती है, कितनी सुंदर लगती है। और उसी मुस्कान को अंकित किया है कवि ने अपनी इस कविता में, जिसका नाम है दंतुरित मुस्कान। नए दांत वाली हंसी को कहते हैं दंतुरित मुस्कान। और इसमें हम कवि किस प्रकार बच्चे को अपना परिचय देता है और कवि का परिचय किस प्रकार बच्चे से होता है, उसका वर्णन भी करेंगे। साथ ही हम पिता के प्रेम भावों को भी इस कविता में देख पाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस बहुत ही रोचक कविता को, जिसका नाम है दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धुली धुसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर धुली धुसर का अर्थ है मिट्टी से सने, और जलजात का अर्थ है कमल का फूल या वे फूल या वे वृक्ष जो कि जल में खिलते हैं। और परस का अर्थ है छूकर, और पाषाण का अर्थ है पत्थर। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है कि बच्चों की जो मुस्कान होती है वो बहुत ही जीवंत होती है। कवि इस ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। यहाँ पर वह बच्चे को बोल रहा है कि हे बालक, तुम्हारी यह मुस्कान मृतकों में भी जान डाल देगी। क्यों जान डाल देगी? क्योंकि वह बहुत ही जीवंत है, वह बहुत ही क्षोभ रहित है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। आगे कवि बच्चे की उस पूरे दृश्य की सौंदर्यता का वर्णन करता है। कहता है धूली धूसर तुम्हारी ये गात, यानी धूल में सने हुए तुम्हारा यह शरीर, गात का मतलब शरीर, तो धूल में लिपटा हुआ तुम्हारा यह शरीर ऐसा प्रतीक होता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यानी जो तालाब के आसपास जो जलजात होते हैं, जो सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, वो तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। यानी सुंदरता जो है वो कहीं भी विद्यमान होती है, कवि ये कहना चाह रहा है। और यहाँ पर तालाब की तुलना कवि जो है वह बालक से कर रहा है। तालाब के आसपास खिलने वाले फूलों की तुलना कवि बालक से कर रहा है। आगे वे कहता है कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर वे कहता है कि तुम्हारे शरीर को छूकर, यानी बच्चे का जो शरीर है वह इतना कोमल है, जिसे छू ले अगर कोई तो वह बहुत ही आनंदित हो उठेगा, और किसी दिन जल भी तुमसे छू गया होगा, इसीलिए वह कठिन पाषाण बन गया, वह थम गया। क्यों थम गया? क्योंकि वह उस क्षण के एहसास को हमेशा एक जैसा बनाए रखना चाहता था, इसीलिए वह जल से पाषाण बन गया। यहाँ पर कवि ने बालक के मुस्कान का मनोहारी चित्रण किया है, साथ ही बालक के शरीर की कोमलता का, शरीर के सौंदर्य का और मुस्कान की सौंदर्यता का वर्णन भी किया है। आगे कवि कहता है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंखें लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। यहाँ पर विद्यार्थियों
अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलके झपकाए देखना, और चिर प्रवासी यानी जो हमेशा बाहर रहता है, प्रवासी यानी बाहर रहने वाला, और चिर प्रवासी यानी हमेशा बाहर रहने वाला। इतर का अर्थ है दूसरा। आइए विद्यार्थियों, अब हम कविता का अर्थ जानते हैं। यहां पर कवि कहता है कि जब मैं तुमसे छू गया तो ऐसा लगा जैसे कि शिफालिका के फूल बांस या बबूल के पेड़ों से झरकर गिरने लगे हों। अब विद्यार्थियों, हम तो जानते हैं कि बच्चे का शरीर कितना कोमल होता है, तो जब कवि पहली बार बच्चे के शरीर को स्पर्श करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बांस या बबूल का पेड़ हो और उससे शिफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। आगे जो बच्चा है वह कवि को नहीं पहचान पाता, तो कवि कहता है कि तुम मुझे नहीं पाए पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंखें लूं मैं फिर। ये कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। कवि को यह कैसे पता चला कि बच्चा जो है वह कवि को नहीं पहचान पाया है? क्योंकि बच्चा बिना पलक झपकाए निरंतर कवि को देखते जा रहा है, इसीलिए कवि को लगता है कि जो बच्चा है वह उसे नहीं पहचान पाया। अगर तुम थक गए हो तो मैं आंखें फेर लूं, तुम कष्ट मत करो। आगे वे कहता है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता। तुम्हारी मां ने ही मुझे तुमसे परिचय करवाया और वह ही तुम्हें अच्छी तरह से समझा देगी कि मैं कोई और नहीं हूं, मैं भी एक परिचित व्यक्ति हूं, तुम धीरे धीरे मुझे पहचान लोगे। आगे कवि कहता है कि तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है वो मैं नहीं देख पाता अगर तुम्हारी माँ जो है वह माध्यम नहीं बनी होती। तुम्हारी माँ हम दोनों के लिए ही एक माध्यम बनी हुई है। आगे वह कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही धन्य है जिसे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान का आनंद सदैव मिलता रहता है, पर मैं तो प्रवासी हूँ, मैं तो दूसरा हूँ जो कि हमेशा बाहर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कोई अपरिचित व्यक्ति हूँ। विद्यार्थियों, ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब कोई अपरिचित व्यक्ति घर में आ जाता है तो छोटे बच्चे उसे घूर घूर कर देखते हैं या फिर उससे डर जाते हैं। तो जो बच्चा है वह भी नागार्जुन के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, जिस पर कवि बहुत ही संतुष्टि के साथ यह कविता लिख रहा है और अपने भाव व्यक्त कर रहा है। हमने कविता के इस अंश में शेफालिका के फूलों का वर्णन किया। शेफालिका के फूल यही होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इनमें से बहुत तेज खुशबू आती है और यह अपने आप ही झड़-झड़ कर पेड़ से गिरने लगते हैं। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। विद्यार्थियों, आइए अब हम कविता के अगले अंश का अर्थ जानते हैं। इससे पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। मधुपर्क एक पदार्थ होता है जिसे पंचामृत भी कहते हैं और यह बच्चों को खिलाया जाता है। कनखी का अर्थ होता है तिरछी निगाहों से देखना और छविमान का अर्थ होता है सुंदर। आइए अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है कि वह तो एक अतिथि है, वह यहाँ आता जाता रहता है, इसीलिए हे प्रिय बालक, तुम्हारा इस अतिथि से कोई संपर्क ही नहीं रहा। तुम्हारा लालन पालन तो तुम्हारी माँ ने ही किया है, अर्थात तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मधुपर्क का पान कराया है। तुम्हारी माँ को ही तुम पहचानते हो। आगे वे कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए, इसीलिए तुम बार बार मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे हो। और जब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और तुम मुस्कुराने लगते हो, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बहुत ही छविमान लगती है, बहुत ही मोहक लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। कवि ने यहाँ पर बच्चे की मुस्कान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए विद्यार्थियों, देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना कि कवि ने कैसी मुस्कान का वर्णन किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है जो बहुत ही स्वाभाविक होती है, बड़ों की तरह कोई नकली मुस्कान नहीं होती। आगे उसने
बालक के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि घर जाकर आप इस कविता को जरूर पढ़ेंगे और अगली वीडियो को देखने के लिए आप अगली कविता पढ़कर आएंगे, जिसका नाम है फसल, और वह आपकी पाठ्य पुस्तक पर पृष्ठ संख्या 40 से 41 पर अंकित है। ध्यान पूर्वक उस कविता को पढ़कर आएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 9, जो कि इस पाठ का आखिरी भाग है। पिछले वीडियोस में हमने जाना सांतत्य क्या था, अवकलनीयता क्या थी, उनके बीच कैसे संबंध थे, और साथ ही हमने ये जाना विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। रॉल्स थ्योरम कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल होता क्या है? समवृत्त अंतराल एक ऐसा अंतराल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको चौकोर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है और इसका मतलब होता है कि इस अंतराल में A भी आएगा, B भी आएगा और उसके बीच की सभी संख्याएं आएंगी। और कहा गया है कि ये फलन f समवृत्त अंतराल AB में संतत है तथा विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है। विवृत अंतराल क्या होता है? देखने में तो समवृत्त अंतराल जैसा ही लग रहा है, बस फर्क इतना है कि इसका जो ब्रैकेट है वो गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे फर्क ये होता है कि विवृत अंतराल AB में ना तो A आता है और ना B आता है, बल्कि इसके बीच की सभी संख्याएं आती। फलन विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है और साथ में कहा गया है FA बराबर है FB के, जहां A और B कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तब विवृत अंतराल AB में किसी ऐसे C का अस्तित्व है कि F' बराबर है 0 के। आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल AB में वह फलन संतत भी है और AB विवृत अंतराल में अवकलनीय है। साथ ही ये भी दिया गया है कि फलन का बिंदु A पर मान बराबर है फलन का बिंदु B पर मान के, और विवृत अंतराल A और B इसमें एक ऐसी संख्या C का अस्तित्व है कि जब आप फलन का अवकलज निकालते हैं और उसमें यह बिंदु C डाल देते हैं तो F' जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे विशिष्ट फलनों के आलेख देखते हैं जो रोले के प्रमेय की परिकल्पना को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि A और B के मध्य स्थित वक्र के बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पर क्या घटित हो रहा है। रोले के प्रमेय का यथायथ यही दावा है कि y बराबर fx के आलेख के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कुछ अन्य नहीं अपितु उस बिंदु पर fx का अवकलज है, और आलेख में कम से कम एक बिंदु पर प्रवणता जो है वो 0 होती है। अब इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा है फलन y बराबर x² जमा 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a का मान -2 और b का मान 2 है। फलन y बराबर x² प्लस 2 समवृत्त अंतराल -2,2 में संतत है और विवृत अंतराल -2,2 में अवकलनीय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम f का बिंदु a पर मान निकालेंगे और f का बिंदु b पर मान निकालेंगे। बिंदु a था -2, तो जहां जहां x है वहां पर -2 लिख दीजिए। तो -2 का वर्ग जमा 2 क्या होगा, 4 जमा 2 6। और जब आप फलन का मान निकालेंगे बिंदु b पर तो ठीक वही करना है, जहां जहां x था वहां वहां आप
2 डाल देंगे। तो f 2 पर आएगा 2 का वर्ग जमा 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि f का मान a बिंदु पर और b बिंदु पर एक जैसा है, यानी पहली स्थिति जो है वो तो हमारी पूर्ण हो गई। संतत है समृद्ध अंतराल में, अवकलनीय है विवृत अंतराल में और fa बराबर हो गया है b के। अब रोले के प्रमेय के अनुसार कोई एक ऐसी संख्या होगी -2, 2 के बीच जिसके लिए f डैश c जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। fx हमारा है x स्क्वायर जमा 2, तो f डैश x क्या होगा 2x, क्योंकि x स्क्वायर का आप जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 2x प्राप्त होगा और 2 का अवकलन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वह अचर पद है। अब f डैश c जो है वो 2c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x 2x था तो c की जगह 2c हो जाएगा। आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो c का मान आपको 0 के बराबर प्राप्त होगा और 0 जो है वो -2 और 2 के बीच में आता है, यानी विवृत अंतराल -2 और 2 के बीच में एक संख्या 0 ऐसी है जो f डैश c को 0 बनाती है, यानी रोले का प्रमेय जो है वो यहाँ सत्यापित होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समृद्ध अंतराल AB से R में परिभाषित है और समृद्ध अंतराल AB में फलन जो है वो संतत है और विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है। तब अंतराल a, b जो कि विवृत है उसमें किसी ऐसे c का अस्तित्व है कि f डैश c बराबर होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। तो यहाँ पर एक फलन है जो कि समृद्ध अंतराल से R में परिभाषित है। समृद्ध अंतराल में वह फलन संतत है और विवृत अंतराल में अवकलनीय है। तब समृद्ध अंतराल जो है उसमें तो नहीं, लेकिन विवृत अंतराल AB में किसी एक ऐसी संख्या का अस्तित्व होगा C जिसे हम कह सकते हैं और वो इस संबंध को सत्यापित करेगी। संबंध है f डैश c बराबर है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माध्यमान प्रमेय जो है इस पर आधारित एक फलन का आलेख देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस आकृति से स्पष्ट है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a बिंदुओं a, f ऑफ a और b, f ऑफ b के मध्य खींची गई एक छेदक रेखा की प्रवणता है। माध्यमान प्रमेय में ही कहा गया था कि विवृत अंतराल में अवकलनीय है और समृद्ध अंतराल में संतत है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा आप C, FC से खींचते हैं वो A, FA तथा B, FB बिंदुओं के बीच खींची गई छेदक रेखा के समांतर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। अंतराल समृद्ध जो दिया गया है 2, 4 उसमें फलन fx बराबर x स्क्वायर के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। सबसे पहले फलन fx परिभाषित है x स्क्वायर और किस अंतराल में संतत है? समृद्ध अंतराल 2, 4 में और विवृत अंतराल 2, 4 में अवकलनीय है। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले निकालेंगे f डैश x जो कि हो जाएगा x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन यानी 2x जो कि अंतराल 2, 4 में परिभाषित है और ये अंतराल विवृत अंतराल है। तब अब हम निकालेंगे f का मान a पर और f का मान b पर। तो f का मान a पर यानी 2 पर होगा 2 का वर्ग जो कि 4 आएगा। अब जब मैं f का मान b पर निकालूंगी तो वो क्या होगा? b का वर्ग यानी 4 का वर्ग जो कि 16 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। f का मान a पर प्राप्त हुआ 4 और f का मान b पर हुआ 16। संबंध जो हमें सत्यापित करना है वो क्या था? f डैश c बराबर था f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। अब f डैश x था 2x तो f डैश c हो जाएगा 2c।
और f ऑफ b की जगह आप लिखेंगे f ऑफ 4 माइनस f ऑफ a की जगह लिखेंगे f ऑफ t और b माइनस a की जगह 4 माइनस 2। कुछ नहीं किया है, a और b का जो मान है वो उनके स्थान पर रख दिया है। f ऑफ 4 आया था 16 माइनस f ऑफ 2 आया था 4, तो 16 माइनस 4 और नीचे है 4 माइनस 2, तो 16 माइनस 4 होगा 12 और 4 में से 2 गया बचा 2। जब आप 12 को 2 से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 6। अब माध्यमान प्रमेय के अनुसार f डैश c जो कि 6 है वो बराबर हो गया किसके? 2c के। तो जब आपने ऐसा निकाला तो 2c बराबर हुआ 6 के और c बराबर हो गया 3 के। अब 3 जो है वो 2 और 4 के बीच की ही एक संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या 2 और 4 के बीच में आती है जो कि माध्यमान प्रमेय के संबंध को सत्यापित करती है। यानी जो फलन x स्क्वायर था वो माध्यमान प्रमेय को समवृत्त अंतराल 2,4 पे और विवृत्त अंतराल 2,4 पे सत्यापित करता है। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। घर जाइए प्रश्नावली 5.8 में दिए गए जितने प्रश्न हैं उनका निरंतर अभ्यास कीजिए। इन दोनों ही प्रकार में से एक ना एक प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगली वीडियो में करेंगे इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम सातत्य, अवकलनीयता, विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार निकाला जाता है वो, और साथ में रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय पर आधारित प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बी ब्लॉक के तत्व का छठा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले एक बार सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि वर्ग 17 में कौन कौन से यौगिक होते हैं। सबसे पहला यौगिक है क्लोरीन, दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा है हेलोजनों के ऑक्सो अम्ल और चौथा और आखिरी है अंतरा हेलोजन यौगिक। तो शुरू करते हैं क्लोरीन से। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन के विरचन की, यानी कि क्लोरीन के प्रिपरेशन की। बनता कैसे है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके, ये पहला तरीका है। इसमें हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें मिलता है MnCl2 क्लोरीन प्लस 2H2O। तो एक क्लोरीन को पाने का तरीका यह है। दूसरा तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट की HCl से अभिक्रिया करने पर। आप देख सकते हैं जब हमने KMnO4 को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें KCl मिला, MnCl2 मिला, H2O मिला और साथ में क्लोरीन भी मिला। क्लोरीन के उत्पादन के लिए एक बहुत खास तरह की विधि है जिसे हम डेकॉन विधि कहते हैं। इस विधि में 723 केल्विन पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं। HCl का हमने ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कराया और साथ में CuCl2 भी मौजूद था।
इससे हमें क्लोरीन गैस मिली और साथ में H2O मिला। तो ये डेकन विधि होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक और तरीका है वैद्युत अपघटन प्रक्रम। इसमें क्लोरीन लवण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम क्लोरीन को पा सकते थे। अब हम बात करेंगे क्लोरीन के गुणों की। यह तीखी गंध वाली दम घोटू हरित पीली गैस है। अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर क्लोरीन गैस मौजूद है तो आपका दम घुटने लगेगा और इसकी बहुत ही तीखी गंध आती है। यह वायु से 2.5 गुना भारी है। यह जल में विलेय है, यानी कि यह जल में आसानी से घुल जाती है। यह हरित पीले द्रव के रूप में आसानी से द्रवित की जा सकती है। क्लोरीन बहुत सी धातुओं तथा अधातुओं के साथ क्रिया कर क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है। विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। तो ये कुछ गुण थे क्लोरीन के जो आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का विरचन कैसे होता है। यह सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं। NaCl को अगर हम H2SO4 के साथ मिला दें और उसको गर्म करें 420 केल्विन के ताप पर, तो NaHSO4 और साथ में HCl बनता है। इसका दूसरा तरीका है NaHSO4 को NaCl में अगर हम मिला दें और इसको 823 केल्विन पर गर्म करें तो हमें Na2SO4 और HCl मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरी रिएक्शन में हमको ताप की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के गुणों की। सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 के 1 भाग को मिलाने पर एक्वा रेजिया बनता है, जो कि सोने तथा प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए काम में लाया जाता है। ये इस पाठ का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, उसमें HCl के कितने भाग लगते हैं, HNO3 के कितने भाग लगते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आप देख सकते हैं कि जो एक्वा रेजिया है वो सोने और प्लेटिनम जैसे अक्रिय धातुओं से भी रिएक्शन कर देता है और उनको भी घोल देता है। रिएक्शंस आपके सामने हैं और इन रिएक्शंस को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल की। पहला जो ऑक्सो अम्ल होता है वो होता है HOCl, जिसे हम हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो है HOClO, इसे हम क्लोरस अम्ल कहते हैं। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो क्लोरिक अम्ल कहलाता है। उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसको कहते हैं HClO3। आखिरी जो अम्ल है उसे कहते हैं परक्लोरिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HClO4। ये चारों ऑक्सो अम्ल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑक्सो अम्ल का नाम दिया हो और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए, तो आपको ये ऑक्सो अम्ल के स्ट्रक्चर आने चाहिए। और इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया जाए और आपको नाम बताने को बोला जाए। इस पार्ट में जितने भी हमने ऑक्सो अम्ल पढ़े हैं आपको वो सारे आने चाहिए और उन सबके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों की। सबसे पहले इनका विरचन यानी कि प्रिपरेशन देख लेते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक सीधे संयोग द्वारा या किसी हैलोजन की एक निम्नतर अंतरा हैलोजन यौगिक पर अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं। अगर आप Cl2 और F2 के समान आयतन को लेते हैं और उनको 437 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपको ClF देखने को मिलता है। यही काम अगर आप Cl2 और 3F2, यहाँ पर F2 को हम एक्सेस में लेते हैं,
इन दोनों को अगर आप 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपको ClF3 देखने को मिलता है। उसके बाद एक और रिएक्शन है, इसमें अगर आप I2 और Cl2 का इक्विमोलर या फिर सम मोलर पार्ट लें तो उससे आपको ICl देखने को मिलता है। तो ये तरीका होता है अंतरा हैलोजन यौगिक को बनाने का। अब हम बात करते हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों के गुणों की। ये सभी सहसंयोजक अणु होते हैं और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये सभी वाष्पशील, ठोस या द्रव हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना पृथक अवयवी हैलोजनों से की जा सकती है। सामान्यतः अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। आप अगर इनकी रिएक्शन देखें पानी के साथ तो आप देख सकते हैं कि ये HX- और HOX बनाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और ये सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीज़ों को रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 18 के तत्वों की बात करेंगे। उसके बाद हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करेंगे और उसके बाद हम वर्ग 18 के यौगिक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का 7वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 18 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम वर्ग 18 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 18 के तत्वों से। वर्ग 18 में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला जो तत्व है उसे हीलियम कहते हैं, दूसरा तत्व है नियॉन, तीसरा तत्व है आर्गन, चौथा तत्व है क्रिप्टन, पांचवा तत्व है जीनन और छठा तत्व है रेडॉन। इन सभी को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। अंग्रेजी में इनको नोबल गैस कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी भी अन्य धातु या फिर अधातु के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np6 होता है, जो कि हीलियम के लिए 1s2 है। उत्कृष्ट गैसों के बहुत से गुण जिनमें अक्रिय प्रकृति शामिल है, उनकी समृद्ध कोश संरचना के कारण होती है। ये हमने बात करी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब हम बात करेंगे इनके आयनन एंथैल्पी की। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी गैसों में आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, जबकि परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर यह कम होती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इनका जो आकार है वो बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। अगर आप किसी भी नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन डालना चाहें तो वो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है
तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये हमने बात करी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणविक हैं। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। यह जल में अल्प विलय है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक निम्न होते हैं। और आखिरी गुण है, ज्ञात पदार्थों में हीलियम का क्वथनांक 4.2 केल्विन निम्नतम होता है। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं उत्कृष्ट गैसों के। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुणों की। सामान्यतः उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती हैं। उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोश का पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। हीलियम में ये 1s2 होता है। इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे ज़ीनॉन फ्लोरीन के यौगिकों की। अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में तत्वों से प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा ज़ीनॉन 3 प्रकार के द्विआंगी फ्लोराइड देता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला जो द्विआंगी फ्लोराइड है वो है XF2, दूसरा जो है वो है XF4, तीसरा जो है वो है XF6। आप इनकी शेप देख सकते हैं। पहला जो XF2 है उसकी शेप लीनियर है। दूसरा जो XF4 है उसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है। तीसरा और जो आखिरी XF6 है उसकी शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। अगर मैं इनको हिंदी में बताऊं तो पहले की जो शेप है वो रेखीय है, दूसरे की जो शेप है वो वर्ग समतलीय है, और तीसरे की जो शेप है वो विकृत अष्टफलकीय है। आप इनको अपनी कॉपियों में बना लीजिए और इनकी जो शेप है वो लिख लीजिए। परीक्षा के उद्देश्य से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद भी रखिएगा। अब हम बात करेंगे ज़ीनॉन ऑक्सीजन के यौगिकों की। पहला जो यौगिक है वो है XeOF4। XeOF4 हमें XeF6 के आंशिक जल अपघटन से मिलता है। इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, या फिर अगर हिंदी में कहें तो ये वर्ग पिरामिडी होता है। इसके बाद जो दूसरा यौगिक है वो XeO3 है। XeO3 हमें XeF4 तथा XeF6 के जल अपघटन के फलस्वरूप मिलता है। इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है, या फिर अगर हिंदी में कहें तो इसका जो शेप होता है वो पिरामिडी होता है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने वर्ग 18 के तत्वों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने वर्ग 18 के यौगिकों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ आई होंगी, और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा से पढ़िएगा। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करती हूँ
आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो दोस्तों, आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा गणित का अध्याय त्रिभुज, साथ ही हिंदी का अध्याय नागार्जुन। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा गणित का अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता, साथ ही केमिस्ट्री का अध्याय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का अध्याय धातु एवं अधातु, साथ ही सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल अध्याय को। फिर हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय पी ब्लॉक एलिमेंट्स, साथ ही बायोलॉजी का अध्याय वंशागति के आणविक आधार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।